हेलो एवरीवन, दीप क्लासेज की ऑनलाइन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, हमारा पिछली क्लास में हमने जो इंडिया ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी उसमें हमने भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में चर्चा की थी। इससे पहले कि हम कुछ समय के लिए भारत का भूगोल जो ये चल रही थी श्रृंखला सीरीज चल रही थी उसको कुछ समय के लिए रोक रखा था। अब नियमित रूप से वापस इसे जारी करते हुए चालू करते हुए आज जो हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भूगोल का वह है जलवायु। ठीक, जलवायु। भारत की जलवायु के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने भारत की स्थलाकृति, भौतिक प्रदेश एवं भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में चर्चा की थी। भारत के अपवाह तंत्र के बारे में, प्रमुख अपवाह तंत्र के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, आज का टॉपिक है जलवायु। ठीक है, अब जलवायु देखिए मित्रों, सबसे पहले जलवायु की डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। जलवायु क्या है, क्लाइमेट क्या है। ठीक है, वैसे हमने 9th क्लास के चैप्टर भी पढ़ा था, 9th क्लास का चैप्टर, उसमें भी जलवायु पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा डिटेल से सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए थोड़ा डिटेल से जलवायु के बारे में हम चर्चा करेंगे। जलवायु जो कि क्या है, एक वायुमंडल की जो एक क्षणिक अवस्था, मतलब ये छोटी सी समय में, ये एक दिन में बार बार मौसम की जो परिवर्तन होने की प्रक्रिया होती है, जो तो कहलाता है मौसम कहलाता है। ठीक है, या एक ही दिन में कुछ कुछ पल में ही क्या हो जाता है, वायुमंडल में जो गतिविधियाँ होती है वो बदलती रहती है, अर्थात वायुमंडलीय परिवर्तन होता रहता है, मौसमी परिवर्तन होता है, वो मौसम कहलाता है। जबकि जलवायु से तात्पर्य है कि एक लंबी समय अवधि के दौरान मौसमी दशाओं में क्या है, एक समानता बनी रहती है। ठीक है, जो कि लगभग 30-40 वर्ष तक एक प्रकार की मौसमी दशाएं बनी रहती है, जैसे कि तापमान है, वायुदाब है, पवनों की दिशा है, गति, आर्द्रता एवं वर्षा, ये सभी क्या है, एवरेज बने हुए होते हैं लंबे समय तक, लगभग 30-40 वर्ष तक यह समान से, औसत से बने रहते हैं, एवरेज बने रहते हैं। तो वह क्या कहलाता है, जलवायु कहलाता है। ठीक है, तो इसकी शॉर्ट सी परिभाषा हो जाएगी, अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं के योग को तो मौसम कहा जाता है तथा दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को ही क्या कहा जाता है, जलवायु कहा जाता है। ठीक है, तो मौसम क्या होता है, जल्दी जल्दी बदलता है, जबकि जलवायु क्या होती है, इसके बदलाव में लगभग 30-40 वर्ष का समय लग जाता है। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है। भारतीय उपमहाद्वीपीय जलवायु, भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु या भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी। ठीक है, भारत की जलवायु कैसी पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर अर्थात ये कहें कि जो मानसूनी हवाओं का प्रभाव है, उन मानसूनी हवाओं के प्रभाव में आकर के संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप में एक विशिष्ट प्रकार की जलवायु क्षेत्र का निर्माण होता है। यह विशिष्ट जलवायु क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्या कारण है। अभी इनको भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक
देखिए कौन कौन से कारक हैं जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई। देखिए दोस्तों, सामान्य रूप से समुद्र तल से लगभग 165 मीटर की ऊंचाई पर हम देखते हैं, सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर कितना, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, तापमान कम हो जाता है। इसी कारण से एक ही अक्षांश पर उच्च ढालों पर हमेशा क्या रहती है, बर्फ़ जमी रहती है। ठीक है, एक ही अक्षांश होने पर भी क्या है, उच्च ढालों पर हमेशा बर्फ़ जमी रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल, एक ही अक्षांश पर स्थित होते हुए भी उनकी ऊंचाई में भिन्नता होने के कारण से ग्रीष्मकालीन औसत तापमान अगर हम देखते हैं तो जैसे कि उदाहरणार्थ एक ही अक्षांश में मसूरी, ठीक है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है मसूरी, ठीक है, यहाँ का तापमान कितना है, 24 डिग्री सेल्सियस, एक ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, जबकि दूसरा स्थान देहरादून है, देहरादून, ठीक है, वह भी कहाँ पर है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, वह भी उसी अक्षांश में, एक ही अक्षांश में स्थित है, लेकिन यहाँ का तापमान कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, किस कारण से, प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, इसी के कारण एक ही अक्षांश में स्थित उच्च भागों में क्या है, तापमान में कमी आ जाती है। ठीक है, एक ही अक्षांश पर स्थित ऊंचे भाग पर तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि निम्नवर्ती भाग पर तापमान क्या पाया जाता है, अधिक पाया जाता है। इसी प्रकार से हम उदाहरणार्थ देखते हैं कि जैसे कि एक ही अक्षांश में स्थित मसूरी में 24 डिग्री सेल्सियस तापमान, देहरादून में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान, जबकि अम्बाला में कितना, 40 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है। ठीक है, तापमान रहता है। क्यों, धरातल की समुद्र तल से ऊंचाई में जो विविधता पाई जाती है, उसी भिन्नता के कारण ग्रीष्मकालीन तापमान यहाँ पर कितना रहता है, अलग अलग पाया जाता है, एक ही अक्षांश पर अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा है समुद्र से, ये तो हो गया समुद्र तल से ऊंचाई। ठीक है, अगला है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी, ठीक है, ये तो समुद्र तल से ऊंचाई की बात हुई। ठीक है, जिसमें एक ही अक्षांश पर अलग अलग क्षेत्रों पर तापमान क्या है, अलग अलग पाया जाता है। ठीक है, अब है समुद्र से दूरी। ठीक है, समुद्र से दूरी में स्थित नगरों में क्या है, तापांतर में बहुत ही क्या होता है, कम अंतर पाया जाता है, तापमान में बहुत कम अंतर पाया जाता है, तथा जलवायु क्या होती है, नम रहती है। कहाँ पर, जो समुद्र तल के समीप स्थित होते हैं, या समुद्र से दूरी, या समुद्र तट पर स्थित नगर, जो समुद्री तट पर स्थित नगर है, वहाँ का तापमान भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर समुद्र तट के पास स्थित नगरों में तापमान में अंतर क्या होता है, बहुत कम पाया जाता है। तापमान में अंतर बहुत कम पाया जाता है। ठीक है, तापमान में अंतर बहुत कम पाया जाता है, तथा यहाँ की जलवायु भी कैसी बनी होती है, नम होती है। जलवायु कैसी होती है, सदैव नम रहती है। ठीक है, जैसे जैसे हम समुद्र तल से दूरी की ओर बढ़ते हैं या अधिक दूरी पर जाते हैं, वैसे वैसे ही क्या होती है, तापमान में विषमता आती रहती है, अर्थात तापांतर और शुष्कता दोनों ही क्या होती है, बढ़ती चली जाती है।
ठीक है। ये तो है समुद्र तट के पास स्थित नगरों में तापमान में अंतर बहुत कम पाया जाता है तथा जलवायु भी क्या होती है, आर्द्र या नम पाई जाती है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम समुद्र तट से दूरी पर जाते हैं, समुद्र तट से दूरी पर जाते जाते क्या होता है, तापांतर में भी वृद्धि होती जाती है तथा वहाँ की आर्द्रता भी कम होती जाती है, उसमें नमी भी घटती जाती है, अर्थात शुष्कता क्या होती जाती है, बढ़ती हुई चली जाती है। ठीक है, शुष्कता बढ़ती जाती है। कहाँ पर, समुद्र से दूरी के अनुरूप। अधिकांश दूरी पर तापमान भी अधिक होगा तथा शुष्कता भी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जितना हम समुद्र तट से दूरी पर जाएंगे उतने ही तापांतर में क्या होगी, अंतर आएगा तथा वहाँ पर शुष्कता भी बढ़ती चली जाएगी। जिस प्रकार से कि जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है वहाँ पर हम देखते हैं, पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर अगर वार्षिक वर्षा का औसत देखते हैं तो वहाँ पर पश्चिमी तटीय क्षेत्र पर वार्षिक वर्षा का क्षेत्र कितना पाया जाता है, लगभग औसत वार्षिक 200 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ देखते हैं जैसलमेर में, ठीक है, ये तो हो गया पश्चिमी तट पर, ठीक है, जहाँ पर औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक रहती है, जबकि दूसरी तरफ समुद्र तट से अधिक दूरी पर स्थित जैसलमेर को देखते हैं, वहाँ पर क्या होता है, औसत तापमान क्या होता है, बढ़ता जाता है, तापांतर में अंतर बढ़ता चला जाता है तथा यहाँ पर वर्षा कितनी रह जाती है, औसत घटते घटते 5 सेंटीमीटर से भी कम रह जाती है या फिर 5 सेंटीमीटर तक रह जाती है। तो इस प्रकार से समुद्र तट से दूरी भी क्या है, समुद्र तट से दूरी के अनुरूप भी क्या होता जाता है, इनमें अंतर आता है। ठीक है, आगे है इसके बाद में नेक्स्ट भूमध्य रेखा से दूरी। देखिए मित्रों, नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा से दूरी या फिर कह सकते हैं अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति, ठीक है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ता जाता है या फिर हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते जाते हैं, ठीक है, तो ध्रुवों की ओर, भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांशों का मान क्या होता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांशों का मान तो बढ़ता चला जाता है तथा तापमान में निरंतर क्या होती जाती है, कमी आती चली जाती है। क्यों? क्योंकि सूर्य का तिरछापन वहाँ पर बढ़ता चला जाता है। आपको पता होगा कि सूर्य सदैव कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में चमकता है, ठीक है। जब कर्क रेखा और मकर रेखा कौन से अक्षांशों के निर्धारित की गई है, कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इनके मध्य ही सूर्य क्या है, सदैव चमकता है। तो जब हम 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर तापमान में क्या होता है, कमी होती चली जाती है, अर्थात सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता हुआ चला जाता है तथा तापमान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। जब सूर्य की किरणों का तिरछापन होगा तो सूर्य की किरणों के तिरछापन के कारण से तापमान में क्या होती चली जाएगी, धीरे धीरे कमी होती चली जाएगी। अर्थात विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो तापमान, अक्षांशों का मान बढ़ता चला जाता है तथा तापमान में कमी होती ही चली जाती है, ठीक है। तो यह भी क्या है, सूर्य की तिरछापन के कारण ऐसा होता है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि हिमालय का जो दक्षिणी ढाल है, हिमालय के दक्षिणी ढालों पर हम देखते हैं कि हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, ठीक है। हिमालय के दक्षिणी ढाल पर हिम रेखा की ऊंचाई अधिक है, लेकिन तिब्बत की ओर, ठीक है, तिब्बत की ओर अर्थात उत्तरी ढलानों की ओर देखते हैं तो उसकी ऊंचाई, इसकी ऊंचाई क्या है, बहुत कम है, ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है,
ठीक है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर के गुजरती है, जिसके कारण से कर्क रेखा के जो उत्तर का भाग स्थित है या उत्तरी भारत है, वहाँ पर जलवायु कैसी पाई जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु या शीतोष्ण प्रदेश। उत्तर भारत में शीतोष्ण प्रदेश तथा दक्षिणी भारत क्या है? उष्ण प्रदेश में शामिल किया गया है या उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में शामिल किया गया है। किस कारण से? कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, जिसका उत्तरी भाग शीतोष्ण प्रदेश में आता है तथा दक्षिणी भारत का जो भाग है वो किस में आता है? उष्ण प्रदेश में आता है। ठीक है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सूर्य की किरणों का सदैव क्या होता है? तिरछापन कम रहता है, जबकि कर्क रेखा से उत्तर में तिरछापन अधिक रहने के कारण वहाँ पर तापमान कम रहता है। ठीक है। अगला है इसके बाद में नेक्स्ट पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति। पर्वतों की स्थिति देखिए मित्रों, पर्वतों की स्थिति भी भारत की जलवायु को क्या करती है? प्रभावित करती है, या ये जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों में एक प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पर्वतों की स्थिति। जैसे कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हम बात करते हैं कि जब भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट पर क्या होती है? वर्षा होती है। कारण क्या है? जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून समकोणिक रूप में पश्चिमी घाट होने के कारण से क्या हो जाता है? उससे टकराता है, जिसके कारण से पश्चिमी ढलानों पर या पश्चिमी ढलानों पर क्या होती है? तेज वर्षा होती है। देखिए जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से स्थित है। ठीक है। यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी स्थित है, सह्याद्री पर्वतमाला। ठीक है। अब यहाँ से जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है, ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है तो यह क्या होता है? समकोणिक रूप में इस पर्वत श्रेणी से टकराता है। ठीक है। अर्थात यह जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है समकोणिक रूप से स्थित होने के कारण से यहाँ पर क्या कर देती है? सर्वाधिक वर्षा कर देती है। ठीक है। पर्वतों की स्थिति। अब यहाँ पर जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वह पश्चिमी घाट से समकोण पर होने के कारण इसके पश्चिमी तट पर क्या होती है? पश्चिमी ढालों पर इससे सर्वाधिक वर्षा हो जाती है, क्योंकि इससे टकरा जाता है सह्याद्री पर्वतमाला से। यह मानसून दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकरा करके यहाँ पर घनघोर वर्षा कर देता है। जबकि हम इसके विपरीत ढाल पर देखते हैं, इसके विपरीत ढाल पर इस तरफ, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी के विपरीत ढाल पर, तो वहाँ पर क्या होता है? यह प्रायद्वीपीय पठार पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून का जो क्या आ जाता है? ये वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है। वृष्टि छाया प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का ये वृष्टि छाया प्रदेश के रूप में विकसित हो जाता है। ठीक है। यही कारण है कि भारत में जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, और पश्चिमी घाट पर सर्वाधिक वर्षा करने के लिए जो उत्तरदायी कारक है वह कौन है? ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी। इस पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी से भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून टकराता है और यहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिमी तट पर घनघोर वर्षा कर देता है। लेकिन इसके विपरीत दूसरी भाग में क्या है? वर्षा नहीं हो पाती है, बादल हल्के होकर के ऊपर उठ जाते हैं, जिस कारण से यहाँ पर ये क्या हो जाता है? वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण हो जाता है। ठीक है। अगला है पर्वतों की दिशा। नेक्स्ट है पर्वतों की दिशा। ठीक है। ये तो हुई पर्वतों की स्थिति। अगला है पर्वतों की दिशा। पर्वतों की दिशा, जैसे कि हिमालय पर्वत की बात करें, हिमालय पर्वत की स्थिति एवं दिशा के कारण ही भारत की जलवायु क्या है?
सुरम्य जलवायु, एक सुशोभित सौम्य जलवायु के रूप में पाई जाती है। ठीक है, अगर पर्वत, हिमालय पर्वत की स्थिति इस प्रकार नहीं होती तो भारत में क्या है, मानसूनी वर्षा या भारत की जलवायु मानसूनी जलवायु नहीं होती, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु नहीं होती। क्यों? क्योंकि उत्तर से आने वाली साइबेरियन पवनों के कारण से भारत में जो मानसून आता है वो प्रभावित होता, लेकिन यहाँ पर हिमालय पर्वत की स्थिति और दिशा के कारण ही भारत की जलवायु एक सौम्य जलवायु के रूप में है। ठीक है, तो हिमालय साइबेरियाई ठंडी पवनों से हमारे देश की रक्षा करता है। ठीक है, अर्थात साइबेरिया से आने वाली ठंडी पवनों से रक्षा करने के कारण हिमालय भारत का एक सुरक्षा कवच के रूप में है, इन ठंडी पवनों से बचाने वाला। ठीक है, साथ ही ग्रीष्मकालीन मानसून को रोक करके भारत में वर्षा करने के लिए भी ये बाध्य करता है। कौन? हिमालय पर्वत। ठीक है, इसी के साथ पश्चिमी राजस्थान में शुष्कता का एक कारण यह भी है कि जो अरावली पर्वतमाला है, उस अरावली पर्वतमाला की दिशा एवं दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण क्या है, समानांतर है। ठीक है, जिससे पवनों के मार्ग में अवरोध नहीं होता, और अवरोध नहीं होने के कारण से पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती है। इस प्रकार मित्रों, ये सभी महत्वपूर्ण जो कारक हैं, ये क्या है, भारत की जलवायु को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो इनके अलावा जो महत्वपूर्ण कारक हैं, और जैसे कि पवनों की दिशा, ठीक है, पवनों की दिशा यह भी क्या करती है, ग्रीष्मकालीन मानसून जब हिंद महासागर से चलने के कारण उष्ण एवं आर्द्र होते हैं, तब क्या करते हैं, ये वर्षा करते हैं। ठीक है, और शरदकालीन मानसून स्थलीय व शीत क्षेत्रों में चलते हैं, तो उससे क्या होता है, सामान्यतः शीत एवं शुष्कता लाते हैं। वे क्या करते हैं, सामान्यतः शीत एवं शुष्कता लाते हैं। इसी प्रकार अगला उच्च स्तरीय वायु संचरण है, जल एवं स्थल का वितरण है, और अन्य कारक जैसे कि वानस्पतिक आवरण, समुद्री धाराएं भी भारत की जलवायु को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट इसके बाद में हम भारत की जलवायु का वर्गीकरण, ठीक है, भारत की जलवायु का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत की जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है, उनके बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है मित्रों, आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।